गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मोहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका इस्तकबाल है। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के हमारे अगले मौजू शिमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज और इर्तिका को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने हमारे पीछे के वीडियोस में जाना कि उर्दू ज़बान जो पैदा शिमाल में हुई और परवरिश दक्कन में पाती है, फिर वो ज़बान होकर वापस शिमाल में पहुंचती है। देखिए, इस ज़बान से मुताल्लिक़ शिमाली हिंद में 18वीं सदी से क़िब्ल कोई ऐसा नमूना हमें दिखाई नहीं देता या हमारी इस ज़बान का कोई ऐसा नमूना हमें देखने को नहीं मिलता जो उर्दू ज़बान की निशानदही करता हो। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि मुसलमानों की आमद शिमाल में हुई और यहाँ पर मुसलमानों ने अपनी हुकूमत को भी चलाया और यहाँ मुकीम भी हुए, लेकिन हालात के पलटने की वजह से यहाँ से दूर बहुत से जो सलातीन मुस्लिम सलातीन थे वो यहाँ से दूर दक्कन की तरफ रुख करने लगे और यहाँ से चल के वो दक्कन की तरफ पहुँचे। खैर, दक्कन में हम यूँ नहीं कह सकते कि जो शिमाल से गए वही लोग ही ज़बान उर्दू लेकर गए, उनकी वजह से ही ज़बान उर्दू बनी, बल्कि दक्कन अपने आप में अपना एक अलग मकाम रखता है, अहमियत रखता है। वहाँ पर पहले से ही फुकरा इकराम तबलीग इस्लाम के लिए आते थे और तबलीग इस्लाम के इस काम को अंजाम देने के लिए वो लोग वहाँ की आवाम से राब्ता करने के लिए वहाँ की अवामी ज़बान को जानते थे और उस ज़बान से आशना होते थे, उस ज़बान को बोलना सीखते थे और वहाँ की ज़बान और अपनी ज़बान के मेल से एक नई ज़बान को पैदा करने का वो जरिया बन गए थे। उसी ज़बान को हम दक्कनी ज़बान कहते हैं। खैर, शिमाली हिंद पर आज का हमारा मौजू है। शिमाली हिंद में उर्दू की जो ये हमारी ज़बान उर्दू है, इस ज़बान ने जो तरक्की का दौर शुरू किया वो दौर था वली दक्कनी के दक्कन से शिमाल की तरफ आने का दौर। वली दक्कनी का दीवान इस ज़बान को शिमाल में लेकर गया और शिमाली हिंद में धीरे धीरे इस ज़बान को चाहने वालों की तादाद बढ़ने लगी और कुछ ही अरसे में इस ज़बान ने अपनी जो तरक्की की रफ्तार थी उसकी जो रफ्तार थी उसको दोगुनी कर दी और इस तरह से इस ज़बान ने शिमाली हिंद में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और ये ज़बान
पूरे शिमाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपना एक अलग मकाम कायम करने में कामयाब हुई। तो चलिए किस तरह से इस ज़बान ने शिमाली हिंद में तरक्की पाई और कौन कौन सी वो तहरीरें हैं जो इस बात की निशानदही करती हैं, इस बात की पुख्तगी करती हैं कि उर्दू ज़बान का जो दौर था वो कब से शुरू होता है। तो आज का हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं और शिमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ व इर्तिक़ा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं शिमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ व इर्तिक़ा। हिंदुस्तान की तारीख़ को अगर हम उठाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि शिमाली हिंद में मुसलमानों ने हमला किया और मुसलमान शिमाली हिंद में पंजाब से आकर दिल्ली को अपना मुस्तक़िर बना लेते हैं। देखिए, शिमाली हिंद में उर्दू ज़बान का अगर बाकायदा आगाज़ की हम तारीख़ पर चर्चा करें तो वो तारीख़ 1193 ईस्वी मानी गई है, जब 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पर हमला किया और वो पूरी तरह से काबिज़ हो गया। तो उनके साथ एक नई ज़बान और तहजीब भी दिल्ली आई। शिमाली हिंद में इस नई ज़बान और तहजीब के मिश्रण से, इम्तिज़ाज से एक नई ज़बान की पैदाइश होती है जिसे हम उर्दू की हम शक्ल मानते हैं। देखिए, शिमाली हिंद में हम कह सकते हैं कि उर्दू ज़बान ने लगभग 1 सदी का अरसा बिताया और इस अरसे में उस ज़बान ने ज़्यादा कोई अपने ऐसे नमूने छोड़े नहीं जिसे हम ये कह सकें कि ये उर्दू के पुख्ता नमूने हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ वजूहात हो सकती हैं जिनका हम ज़ेल में चर्चा करेंगे कि वो वजूहात क्या हैं। देखिए, शिमाली हिंद में जो बनिस्बत दक्कन के उर्दू ज़बान की पैदाइश की ताख़ीर होने की जो वजूहात थी, उनमें क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजूहात ये हो सकती है कि शिमाली हिंद पर फ़ारसी का गुलबा था। लोग फ़ारसी में लिखना ही अपनी शान समझते थे और शिमाली हिंद के मुसन्नफ़ीन की शान के ये ख़िलाफ़ भी था। दूसरा ये हो सकता है कि नस्र को तरक्की देर से मिलने की वजह ये भी थी कि शायर अदबी हलकों में इस तरह शायरी अदबी हलकों में इस तरह से छाई हुई थी कि नस्र का ख़याल ही नहीं आया, और जब नस्र निगारी की तरफ तवज्जो की तो फ़ारसी के दामन को आसानी से छोड़ ना सके और फ़ारसी के असर से मुख्फ़ा और मुस्जा इबारत लिखी जाने लगी। तीसरी, हम ये मान सकते हैं कि शिमाली हिंद में नसरी तसानीफ़ का सिलसिला सही माने में 18वीं सदी से शुरू हुआ था, यानी कि उससे पहले हमें कोई भी उर्दू नस्र का नमूना नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ के उस वक्त के जो बादशाह थे वो अपने पाए तख्त को उठाकर दक्कन की तरफ चले गए। कुछ बादशाह, जैसे हम पीछे दक्कन में उर्दू शायरी और नस्र पर चर्चा करके आए हैं कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, वो अपनी जो फतुहात थी उसका दायरा बढ़ाना चाहता था, इस वजह से वो आगे दक्कन की तरफ चला। इसी तरह से मोहम्मद तुगलक जो अपनी फतुहात, अपनी गद्दी उठाकर दक्कन की तरफ ले गया। तो इस तरह से उर्दू ज़बान को या उर्दू नस्र को पनपने में शिमाली हिंद में ताख़ीर हो गई। काफ़ी अरसा बीत गया कि ये ज़बान जो उर्दू, जिसे हम उर्दू ज़बान कहते हैं, जो शिमाली हिंद में पैदा हुई और यहाँ से बहुत दूर दक्कन में अपनी परवरिश पाती है। तो इन कुछ वजूहात की सबब से शिमाली हिंद में
उर्दू नसर का जो आगाज़ व इर्तिका है उसमें ताख़ीर हो गई, उसमें वक्त लग गया। इस अरसे में इस ज़बान के हमें शिमाली हिंद में कोई भी नमूने नहीं मिलते हैं, कोई भी ऐसा नमूना नहीं मिलता है कि इस ज़बान ने यहाँ तरक्की पाने का कोई सबब ढूंढा हो या इस ज़बान की तरक्की का कोई आसार बनता। अब देखिए, हम जानेंगे कि कौन सी पहली किताब थी जो उर्दू नसर की शिमाली हिंद की किताब थी, और कौन से पहले नसर निगार थे जिन्होंने इस तरफ कदम बढ़ाया। तो चलिए आगे हम जानते हैं। इससे पहले हम बता देते हैं कि उस किताब का नाम था फ़ज़ल अली फ़ज़ली की किताब करबल कथा। इसके बारे में हम झैल में चर्चा करते हैं। चलिए तो इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिमाली हिंद में उर्दू नसर का जो पहला नमूना हमें मिलता है वो है फ़ज़ल अली फ़ज़ली की किताब करबल कथा। ये जो किताब है ये उर्दू नसर की शिमाली हिंद में पहली किताब या पहली नसरी किताब तस्लीम की जाती है। करबल कथा 1732 से 33 ईस्वी के दरमियान में लिखी गई। ये किताब फ़ारसी की तसनीफ़ रोज़ातुस सोहदा का तर्जुमा है, जो फ़ारसी में लिखी गई थी। इसके मुसन्निफ़ थे मुल्ला हुसैन वाइज़ कासफ़ी। इस किताब को ज़्यादातर मुहर्रम के जो मजलिसें लगती थी, 10 दिन की मजलिसें होती थी आशूरा तक, उस मजलिसों में ये किताब पढ़कर सुनाई जाती थी, आवाम को बताई जाती थी। इसमें करबला की कहानी ही, करबला का बयान किया जाता था। इस किताब का तर्जुमा फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने 1732 से 33 ईस्वी के दरमियान करबल कथा के नाम से किया। ये किताब उन्होंने आवाम की ज़बान में लिखी। इसमें हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और वाक़यात करबला का पुरदर्द बयान है। फ़ज़ली ने इसके मज़मून और मुफाद को उर्दू में या उर्दू के कालिब में ढालने की पूरी तरह से कोशिश की। एक नमूना मैं आपको इसका आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तब माँ बहनों और फूफियाँ खेमे से दौड़ी और अली अकबर के पाँव पकड़कर रोने लगी। हज़रत भी रुखसत ना देते थे और अली अकबर रो रो कर आजिज़ी कर सौगंदें देते थे। लाचार हज़रत ज़ादी और रोवे उसके आप ज़रा बख्तर अली अकबर को पहनाए और पटका हज़रत आदम का औस कमर में बांध, खुद फौलादी सर पर रख हथियार बंधाए। ये करबल कथा के सफ़ा 175 से लिया गया है। इसके बाद में शिमाली हिंद की दूसरी अहम तसनीफ़ अवी खां बहादुर की किस्सा महर अफरोज़ दिलबर है। ये किस्सा एक तिबजात दास्तान की शक्ल में लिखा गया, जिसकी सने तसनीफ़ 1732 ईस्वी और 1759 ईस्वी के दरमियान है। किस्सा महर अफरोज़ दिलबर में जो ज़बान अवी खां बहादुर ने इस्तेमाल की है
वो बिल्कुल साफ शफाफ आसान और सादा सलीस ज़बान है और उस दौर की ये जदीद ज़बान है। इसके बारे में मसऊद हुसैन खां लिखते हैं कि किस्सा की ज़बान खुसरो के अहद की ज़बान दहली की तरक्की याफ्ता शक्ल है, जिसमें पंजाबी और हरियाणवी के अशरात ज़ाइल हो चुके हैं। यानी पंजाबी और हरियाणवी की जो अल्फाज हैं वो शामिल किए गए हैं। इसका एक नसरी नमूना हम पेश करने जा रहे हैं। लिखते हैं, तब गुल रुख ने कहा कि बल्ख का एक बादशाह था, शाह आलम, उसका नानू था, यानी उसका नाम था। एक बार एक ऐसा इत्तफाक होता है कि शिकार में वो अपनी फ़ौज से अलहदा अलग पड़ जाता है और राह भूल जाता है। देखिए तो क्या एक जंगल बहुत दिलचस्प है, तालाब और इमारतें बहुत अच्छी हैं और दरख्त बहुत सघन हैं यानी घने हैं। ये इनकी किताब का बेहद साफ सलीस और पंजाबी और हरियाणवी ज़बान का मिश्रण इस किताब में हमें दिखाई देगा। इस किताब को अगर हम पढ़ेंगे तो इस किताब में हमें हरियाणवी और पंजाबी ज़बान का इम्तिज़ाज दिखाई देगा। इसके बाद में जो उर्दू नसर का अगला नमूना हमें मिलता है वो है सौदा का दिबाचा। ये दिबाचा कदीम उर्दू नसर का एक बेहद खूबसूरत नमूना है जो उन्होंने अपने मजमुआए मिरासी पर लिखा है। यानी सौदा ने अपने मिरासी के मजमुए पर इस दिबाचे को लिखा है। इस पर फ़ारसी नसर का गहरा असर है, यानी फ़ारसी ज़बान के बहुत से अल्फाज इसमें शामिल किए गए हैं। ज़बान मुख्फ़ा है और फ़ारसी अरबी अल्फाज की कसरत है। इसका हम नमूना आगे पढ़ने जा रहे हैं। ज़मीर पर आईना दारान मानी के मुबरहन हो के महज इनायत हक़ तआला की है, जो तूती नातिका शीरी सुखन हो पस ये चंद मिसरे के अज़ क़िब्ल रेख्ता दर रेख्ता खामाए दर दो ज़बान अपनी से सफ़ाए कागज़ पर तहरीर पाए। यानी इस दिबाचे में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो है फ़ारसी और अरबी ज़बान। इसमें हमें फ़ारसी ज़बान का गहरा असर देखने को मिलेगा। चलिए इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उर्दू नसर में शिमाली हिंद में जो और नमूने पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। जो शिमाली हिंद में उर्दू ज़बान के और नमूने हमें देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। इसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उर्दू नसर शिमाली हिंद में किस तरह से पनपती गई। इसके बाद जो हमने जाना सौदा का दिबाचा, उसके बाद में जो अगली किताब लिखी गई वो थी कलाम पाक के 2 तर्जुमे। देखिए कदीम उर्दू नसर के इर्तिका में कलाम पाक के 2 तराजुम का ज़िक्र भी ज़रूरी है, जो शाह वलीउल्लाह के 2 बेटों शाह रफ़ीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर की कलम से 1786 और 1790 ईस्वी में वजूद में आए। उर्दू नसर के इर्तिका में इन तर्जुमों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसके बाद में जो किताब लिखी गई वो किताब थी मीर अता हुसैन तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा। ये किताब अमीर खुसरो की किस्सा चहार दरवेश की किताब का तर्जुमा था, जो 4 दरवेशों की दास्तान है उसका तर्जुमा था। यानी बागो बहार से पहले जो तर्जुमा हुआ था 4 दरवेश का, वो तर्जुमा था 9 तर्ज मुरस्सा। 18वीं सदी ईस्वी के आखिर में उर्दू नसर की जो सबसे अहम किताब वजूद में आई वो मीर हुसैन अता हुसैन तहसीन की 9 तर्ज मुरस्सा है। ये एक फ़ारसी दास्तान, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, अमीर खुसरो की दास्तान थी, इसका तर्जुमा था। इसका असलूब रंगीन और मुख्फा है, यानी इसकी जो ज़बान है वो मुख्फा है। 9 तर्ज मुरस्सा की इबारत का नमूना इस तरह, हम आगे इसका एक नमूना पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये जो किताब थी ये 18वीं सदी के अवाखिर में लिखी हुई किताब थी। उस वक्त तक नसर में मुख्फा इबारत का रिवाज कायम था। तो ये लिखते हैं, बीच सर ज़मीन फिरदौस आस वलादियत रोम के एक बादशाह था, सुलेमान कद्र फरीदूं फरजहाँ बाला दी परवर रैयत नवाज अदालत गुस्तर बर आरंदा हाजात बस्ता कारां बख्शंदा मरावते उम्मीद वाल रा फरखंद। देखिए इसमें ज़्यादातर फ़ारसी ही ज़बान का और मुख्फा इबारत का इस्तेमाल किया गया है। तो बागो बहार की निस्बत इस किताब को ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं हुई। इसके बाद में जो उर्दू नसर की सबसे मशहूर किताब लिखी गई शिमाली हिंद में, वो इंशाउल्लाह खां इंशा की किताब रानी केतकी की कहानी थी। शिमाली हिंदुस्तान में उर्दू नसर की तारीख़ में इंशा की तसनीफ़ रानी केतकी की कहानी को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। ये कहानी 1803 ईस्वी से 1815 ईस्वी के दरमियान तसनीफ़ की गई। रानी केतकी की कहानी में हिंदुओं की तर्ज़ ज़िंदगी की बड़ी खूबसूरत अक्कासी की गई है। इनके रस्म व रिवाज, किरदारों के नाम, लिबास, मौसीकी, गाजे बाजे, फूल फल, बागात और मेवे सब में मकामी रंग है। इंसान ने अपनी इस किताब में एक भी अरबी फ़ारसी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है, लिहाजा लिसानी एतबार से भी और अदबी एतबार से भी रानी केतकी की कहानी को उर्दू नसर की तारीख़ में बड़ी अहमियत हासिल है। देखिए यहाँ तक हमने जाना कि कौन कौन सी तसानीफ़ थी जो शिमाली हिंद में उर्दू नसर के आगाज़ व इर्तिका की पुख्तगी करती हैं। अब देखिए उर्दू नसर को तरक्की देने में बहुत सी ऐसी तहरीकात थी जिन्होंने अहम रोल अदा किया, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज, सर सैयद तहरीक, दिल्ली कॉलेज और इसके अलावा गालिब के खतूत को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गालिब के खतूतों ने भी उर्दू नसर को तरक्की देने में अहम रोल अदा किया है। इनके बारे में हम अपने अगले वीडियो, अगले प्रोजेक्ट में जानेंगे कि फोर्ट विलियम कॉलेज, सर सैयद तहरीक, दिल्ली कॉलेज और खतूत गालिब ने किस तरह से शिमाली हिंद में उर्दू नसर की तरक्की में
अपने किरदार को अदा किया, अपनी अहमियत को वाजी किया और किस तरह से उर्दू नस्र की तरक्की शिमाली हिंद में बढ़ती गई। हम इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी तक पढ़ चुके थे। आज हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी तहरीक थी जो उर्दू नस्र की तारीख़ में संग मील की हैसियत रखती हैं, जो उर्दू नस्र की तारीख़ में एक अहम रोल अदा कर गईं, जिनकी वजह से उर्दू नस्र ने शिमाली हिंद में बहुत ज़्यादा तरक्की पाई। इनमें सबसे पहला नाम और सबसे पहली जो खिदमत अंजाम दी वो था फ़ोर्ट विलियम कॉलेज। उर्दू नस्र की तारीख़ में फ़ोर्ट विलियम कॉलेज को संग मील की हैसियत हासिल है और उर्दू नस्र की तरक्की के कारवां को फ़ोर्ट विलियम कॉलेज ने ही आगे बढ़ाया। देखिए, ये कॉलेज सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में कायम हुआ और इसको कायम करने का जो मकसद था वो ये था कि जो बाहर से विदेश से आए अंग्रेज़ अफसर थे उनको हिंदुस्तानी मुआशरे और हिंदुस्तान की देशी ज़बानों से इस हद तक वाकिफ़ कराया जाए कि कंपनी को अपना काम चलाने में किसी तरह की दिक्कत पेश ना आए। इस तरह से इस काम को अंजाम देने के लिए डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने मुल्क के गोशे गोशे से इंशा परदाजों को इकट्ठा किया और इस कॉलेज में मुलाजिमत दी और उनकी मदद से ऐसी किताबें लिखवाई जो आम भाषा में लिखी गई थी, जो आम फहम थी और दिलचस्प भी थी। इसमें सिर्फ किस्सा गोई की किताबें ही नहीं थी बल्कि हर तरह के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखी गई किताबें थी, जैसे कि अखलाकी मौजू, तारीख़ी मौजू, सवाने उमरियाँ, लुगत, गर्ज़, हर तरह के मौज़ूआत की किताबें लिखवाई गई। साथ ही इसमें दूसरी ज़बानों की जो तशानीफ़ थी उनके उर्दू ज़बान में तर्जुमे करवाए गए। इस कॉलेज के मुसन्निफ़ों में सबसे अहम और अव्वल नाम मीर अमन का लिया जा सकता है और उनकी तसनीफ़ बागो बहार जो फ़ोर्ट विलियम कॉलेज में ही लिखी गई उसका लिया जा सकता है। ये किताब जदीद उर्दू नस्र यानी कि जो नई उर्दू नस्र थी उसका सबसे पहला अवलिन नमूना है। इस कॉलेज के दीगर इंशा परदाजों में मीर हैदर बख्श हैदरी, मजहर अली, मीर काजिम अली ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। इस कॉलेज के जितने भी अदीब थे उन सब ने मुख्फा इबारत से दूर हटकर सीधी सादी ज़बान को रिवाज दिया और इससे उर्दू में सादगी और सलासत पैदा हुई और अरबी व फ़ारसी के शकील अल्फाज कम होने लगे। दबिस्तान दहली और दबिस्तान लखनऊ में फ़र्क कम नज़र आने लगा। गर्ज़ हम यूँ कह सकते हैं कि फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की जो तशानीफ़ है वो जदीद उर्दू का सबसे पहला नक्श तस्लीम की जा सकती हैं।
इसके बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद में उर्दू नस्र की शिमाली हिंद की में तरक्की में जो सबसे ज़्यादा अहम और नुमायाँ रोल अदा करता है वो है दिल्ली कॉलेज। यानी कि दिल्ली कॉलेज की खिदमात फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद में जदीद उर्दू नस्र की तरक्की का बाअस बनी। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद में उर्दू नस्र की तरक्की के इस कारवां को दिल्ली कॉलेज ने ही आगे बढ़ाया। ये कॉलेज सन 1825 ईस्वी में उस इमारत में कायम हुआ जहां 1710 से लेकर 1824 ईस्वी तक मशरकी अंदाज की दर्सगाह मदरसा गाजीउद्दीन हैदर कदीम तर्ज की तालीम में मशगूल था। दिल्ली कॉलेज में जदीद उलूम की तालीम दी जाती थी। इस कॉलेज के मुसन्निफ़ों में सबसे पहला नाम मास्टर रामचंद्र और इमाम बख्श सहबाई का है। इसके अलावा यहाँ दूसरी ज़बानों में मौजूदा आला दर्जे की किताबों का तर्जुमा करने के लिए सन 1834 ईस्वी में दिल्ली वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी भी कायम की गई। इससे उर्दू में तसनीफ़ व तालीफ़ और तर्जमा निगारी के फ़न को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला। इस सोसाइटी के तहत लगभग 128 किताबें उर्दू में तर्जुमा की गई। इनमें चंद के नाम ये हैं, जैसे तारीख़ से मुताल्लिक़ किताबों में तारीख़ चीन, तारीख़ हिंद, तारीख़ यूनान वगैरह, उर्दू शोरा के दीवानों से मुताल्लिक़ दीवान मीर, दीवान शौदा, दीवान दर्द और दास्तानी अदब पर किताबें, जिनमें मशहूर हैं दास्ताने लैला मजनू, बदरे मुनीर, नीलो दमन वगैरह। इसके अलावा साइंस के मुख्तलिफ़ शोबों पर भी किताबें लिखी गई। मुख्तसर तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली कॉलेज की अदबी खिदमात उर्दू ज़बान व अदब के लिए इसलिए कारआमद साबित हुई कि इन किताबों की वजह से उर्दू नस्र को तरक्की मिली। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि दिल्ली कॉलेज की जो ट्रांसलेशन सोसाइटी थी उसने उर्दू नस्र की तरक्की को फ़रोग़ देने में बहुत ज़्यादा और सबसे अहम रोल अदा किया, क्योंकि इस कॉलेज का मकसद ही ये था कि जितनी भी कदीम किताबें हैं उनको उर्दू ज़बान में सादा सलीस ज़बान में ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट की जाएं। इसके बाद में उर्दू नस्र की तरक्की में गालिब के खतूतों का भी बहुत अहम रोल रहा है। गालिब ने भी अपने खतूत में प्योर उर्दू ज़बान का इस्तेमाल किया, यानी कि वो ज़बान जो दिल्ली की सादा और सलीस ज़बान कहलाती थी। उर्दू नस्र की तारीख़ में खतूत गालिब को भी बहुत अहमियत हासिल है। इनके खतूतों ने उर्दू नस्र को बुलंद मर्तबा अता किया और इनका ये रोल
इनका ये किरदार बहुत नुमायाँ है। जदीद उर्दू नस्र का आगाज़ अगर हम देखेंगे तो सही माने में गालिब के खतूत से ही हुआ। खतूत गालिब का उर्दू पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने मरासले को मकालमा बना दिया और ख़तों में आम बोल चाल की ज़बान का इस्तेमाल किया। इसके बाद में सर सैयद अहमद ख़ां की तहरीक, अलीगढ़ तहरीक ने उर्दू नस्र की तरक्की और उसकी तरावीज़ में बहुत अहम रोल, बहुत नुमायाँ रोल अदा किया। शिमाली हिंद में उर्दू नस्र को फ़रूग़ देने के लिए सर सैयद अहमद ख़ां ने जो खिदमात अंजाम दी वो नाकाबिले फ़रामोश हैं या उनको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने मज़ामीन के ज़रिए उर्दू नस्र में सादा बयानी को आम किया और मद्दुआ निगारी पर ज़ोर दिया, यानी मकसद निगारी पर भी बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने 1863 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। इस सोसाइटी के तहत लगभग 40 किताबों के उर्दू तर्जुमे किए गए, जिनमें तारीख़ मिस्र व यूनान, तारीख़ चीन, तारीख़ हिंद वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा उर्दू नस्र के इर्तिका में उनकी तसानीफ़ आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद और खुतबात अहमदिया को अहम कड़ी माना जा सकता है। सर सैयद और उनके रफ़्क़ा उर्दू नस्र को इस मकाम तक पहुंचा दिया कि आज उर्दू नस्र में हर तरह के मज़ामीन बयान किए जा सकते हैं। दोनों अजीम जंगों के दरमियान दुनिया में जो तब्दीलियाँ और जो हालात रोनमा हुए, उनके असरात उर्दू अदब पर भी मुरतब हुए, उर्दू अदब पर भी पड़े और अब उर्दू नस्र नावल, अफसाना, ड्रामा के हवाले से दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़बानों के पहलू बा पहलू देखी जा सकती हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि उर्दू नस्र ने किस तरह से शिमाली हिंद में तरक्की पाई, किस तरह से उर्दू नस्र ने शिमाली हिंद में अपने कदम जमाए और कैसे उर्दू नस्र का जो हिस्सा था इनमें शिमाल और जनूब का फ़र्क ख़त्म हुआ। आगे हम हमारी अगली क्लास में शिमाली हिंद में उर्दू शायरी के आगाज़ व इर्तिक़ा पर चर्चा करेंगे।